स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आइए समझते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आज हम बताने वाले हैं लोकतंत्र और सरकार के बारे में कि सरकार होता क्या है। ठीक है, देखिए लोकतंत्र जो है एक शासन का समझिए कि तरीका है। ठीक है, लोकतंत्र जैसे राजतंत्र होता है, लोकतंत्र उसी तरह से है, उसी तरह से नहीं है, उससे भिन्न है। ठीक है, आज के समय में समझिए तो विश्व के लगभग 100 से अधिक देशों में लोकतंत्र की स्थापना की गई है। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसकी खूबी के बारे में कि लोकतंत्र है क्या। पहले तो समझिए कि लोकतंत्र को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है। लोकतंत्र को बोला जाता है डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमो जो है एक ग्रीक वर्ड से बना है जिसका अर्थ होता है डेमोस। ठीक है, और क्रेसी जो है क्रेसिया से बना है। ये दोनों जो है ग्रीक शब्द हैं। ठीक है, डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। ठीक है, जनता का शासन। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जनता का शासन ही होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। डेमोक्रेसी शब्द जो है दो चीज़ों से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेसिया से। डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। ठीक है, जनता का शासन। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में होता क्या है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि लोकतंत्र शासन की ऐसी प्रणाली है, शासन की ऐसी प्रणाली है जिसमें जनता के चुने गए प्रतिनिधि का, जनता के चुने गए प्रतिनिधि का निश्चित समय के लिए शासन होता है। निश्चित समय के लिए शासन होता है। हमने क्या बोला कि लोकतंत्र शासन की ऐसी प्रणाली है जिसमें जनता के चुने गए प्रतिनिधि का निश्चित समय के लिए शासन होता है। ठीक है, अब देखिए जनता के चुने गए प्रतिनिधि, जनता का शासन आपने सुना अभी अभी कि डेमोक्रेसी का अर्थ होता है जनता का शासन। ठीक है, जनता शासन करती है, लेकिन जनता जो है अपने लिए प्रतिनिधियों को चुन लेती है अपने में से। सब कोई तो शासन करेगा नहीं, उसमें से प्रतिनिधि चुना जाता है और इन प्रतिनिधियों का चुनाव जो है निर्वाचन के माध्यम से होता है। ठीक है, और भारत में निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। इस चीज़ को याद रखिएगा। या यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में निर्वाचन का काम कौन देखती है, तो निर्वाचन आयोग देखती है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, 25 जनवरी के दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे। ठीक है, तो जनता के चुने गए प्रतिनिधि का निश्चित समय के लिए शासन होता है। निश्चित समय कहने का मतलब है कि 5 साल के लिए। ठीक है ना, फिर 5 वर्षों के बाद में चुनाव होती है, फिर प्रतिनिधि चुने जाते हैं। अब देखिए, जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनका संबंध किसी न किसी राजनीतिक दल से होता है। ठीक है, किसी न किसी राजनीतिक दल से होता है इनका संबंध। ठीक है, और राजनीतिक दल किसको कहते हैं, आपके मन में ये सवाल आएगा। इस चीज़ को भी समझिए, पॉलिटिकल पार्टी। चुप हो जाओ। पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। राजनीतिक दल वैसे व्यक्तियों का समूह होता है जिनका लक्ष्य होता है कि चुनाव में भाग लेना और अधिक से अधिक बहुमत प्राप्त करके सत्ता हासिल करना, यानी सरकार बनाना। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। राजनीतिक दल किसे कहेंगे? राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जिनका लक्ष्य होता है कि
अधिक से अधिक बहुमत प्राप्त कर सत्ता हासिल करना या सरकार बनाना। ठीक है। राजनीतिक दल जो हैं दो तरह के होते हैं, एक तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल, क्षेत्रीय, और दूसरा राष्ट्रीय। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या जो है 6 है। ठीक है, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी आप जिसको बोलते हैं, एनपीपी, सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी। ठीक है, और एक आपका बसपा हो जाएगा, बसपा। इस चीज़ को याद रखिएगा। अभी 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। पहले इनकी संख्या 8 थी। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में कितनी है? 6 है। हमने क्या बोला कि लोकतंत्र शासन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जनता के चुने गए प्रतिनिधि का निश्चित समय के लिए शासन होता है। ठीक है, जनता के चुने गए प्रतिनिधि यानी प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, और चुनाव के लिए भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। ठीक है, कब की गई है? 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी के दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद हमने ये बताया कि प्रतिनिधि जो भाग लेते हैं चुनाव में, उनका संबंध किसी न किसी राजनीतिक दल से होता है। और राजनीतिक दल किसको कहा जाता है? ये वैसे व्यक्तियों का समूह होता है जिसका लक्ष्य क्या है? सत्ता हासिल करना बहुमत प्राप्त करके। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, क्षेत्रीय राजनीतिक दल और दूसरा राष्ट्रीय राजनीतिक दल। ठीक है, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या अभी कितनी है? 6 है, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इस चीज़ को देख लिए हो तो हम आगे बढ़ेंगे। एक और चीज़ याद रखिएगा, जो निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 में, उसका जो पहला मुख्य चुनाव आयुक्त था, उनका नाम था सुकुमार सेन। आपसे पूछे कोई कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या था, तो सुकुमार सेन था। इस चीज़ को याद रखिएगा। और इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि निर्वाचन आयोग की जो बात है, संविधान में भाग 15 में की गई है। भाग 15 में अनुच्छेद 324, आर्टिकल 324 से 329 के बीच की गई है। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि चुनाव आयोग की चर्चा संविधान की किस भाग में की गई है, तो भाग 15 में की गई है। और किन अनुच्छेदों के बीच की गई है, तो अनुच्छेद 324 और 29 के बीच की गई है। इस चीज़ को देख लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब जिस राजनीतिक दल को अधिक से अधिक वोट प्राप्त होता है, अर्थात बहुमत प्राप्त होता है, वो राजनीतिक दल सरकार बनाने का दावा पेश करता है, सरकार बनाता है। ठीक है, अब सरकार जो बनकर आती है, ठीक है, बनती है, ऐसे बोल सकते हैं, तो सरकार को सुचारू ढंग से शासन करने के लिए, ठीक है, सुचारू ढंग से शासन करने के लिए उसके नीचे 3 संस्था कार्य करती है। ठीक है, जिसका नाम है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, सरकार को सुचारू ढंग से कार्य करने के लिए उसको 3 संस्था या 3 संगठन बोल सकते हैं, 3 संगठन उसको सहायता प्रदान करती है, जिसका नाम है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका किसको बोलेंगे? विधायिका विधि बनाने वाली अर्थात नियम बनाने वाली संस्था होती है। विधायिका नियम बनाने वाली संस्था होती है, नियम बनाने वाली संस्था। उसके बाद में कार्यपालिका का काम है कि उस नियम को लागू कराना, उस नियम को लागू कराना। और न्यायपालिका का काम है कि अगर उस नियम को कोई तोड़ रहा है तो न्यायपालिका उसे क्या करेगी? दंडित करेगी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। विधायिका का काम है नियम बनाना, कार्यपालिका का काम है उसे लागू कराना, और न्यायपालिका का काम है अगर उस नियम को कोई तोड़ रहा है तो दंडित करना। ठीक है, आइए समझते हैं आगे।
विधायिका जो है दो तरह की होती है, ठीक है। एक केंद्रीय विधायिका और दूसरा राजकीय विधायिका। केंद्रीय विधायिका और दूसरा राजकीय विधायिका। सबसे पहले हम लोग केंद्रीय विधायिका देखेंगे, ठीक है। केंद्रीय विधायिका को संसद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संसद बोला जाता है, ठीक है। और संसद जो है तीन चीज़ों से मिलकर बना है। केंद्र स्तर पर संसद जो है तीन चीज़ों से मिलकर बना है। पहला जो है आपका लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति, ठीक है। उसी तरह से राजकीय जो विधायिका है उसे विधानमंडल बोला जाता है, विधानमंडल, ठीक है। राजकीय विधायिका को क्या बोला जाता है? विधानमंडल बोला जाता है। और विधानमंडल जो है ये भी तीन चीजों से मिलकर बना है। चलिए देखिए, विधानसभा, विधान परिषद, उसके बाद में राज्यपाल, ठीक है। संसद देखिए, केंद्रीय विधायिका कितने तरह की? दो तरह की, केंद्रीय विधायिका और राजकीय विधायिका। केंद्रीय विधायिका को संसद बोला जाता है और संसद तीन चीज़ों से मिलकर बना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसी तरह से राजकीय विधायिका कितने तरह का, राजकीय विधायिका को क्या बोला जाता है? विधानमंडल। और विधानमंडल कितने अंगों से मिलकर बनी है? तीन से, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो आपने देखा कि राजकीय विधायिका, जिसको हम विधानमंडल कहते हैं, तीन चीज़ों से मिलकर बना है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक उसी प्रकार कार्यपालिका जो है दो स्तरों पर, अगर राज्य स्तर पर भी देखें या केंद्र स्तर पर भी देखें तो दो तरह का ही, एक अस्थायी कार्यपालिका और दूसरा अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका जो होता है, जितने भी सरकारी जॉब में लोग हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट जॉब में जितने भी लोग हैं और सरकार का जितना भी कार्यालय है, ठीक है, वो सभी किसके अंतर्गत आएंगे? आपके अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। और वहीं अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत जितने भी चुनाव द्वारा नियुक्त होते हैं या निर्वाचित होते हैं, जैसे मंत्री हुआ, मंत्रिपरिषद यहाँ पे लेंगे या मंत्रिमंडल, ठीक है, ये सभी का सभी क्या है? अस्थायी कार्यपालिका हो, या वो राज्य स्तर का हो या कैबिनेट स्तर का हो, दोनों अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आएगा, ठीक है। क्योंकि ये 5 वर्षों के लिए ही निर्वाचित होते हैं, उसके बाद में अगले 5 वर्ष के बाद में निर्वाचित होंगे कि नहीं होंगे इसका कोई ठीक नहीं होता है। लेकिन एक बार जिनका गवर्नमेंट जॉब लग गया वो 30-35 साल तक रहते हैं जॉब में। उसके बाद में न्यायपालिका, तीन तरह का, तीन स्तर पर न्यायपालिका को विभाजित किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला या अधीनस्थ न्यायालय के रूप में। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला या अधीनस्थ न्यायालय। हम आपको बताए हैं कि सरकार को सुचारू ढंग से कार्य करने के लिए उसके नीचे तीन संस्था कार्य करती है, जिसका नाम है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका को दो स्तरों पर बांटा गया है, केंद्रीय विधायिका और राजकीय विधायिका। केंद्रीय विधायिका को हम संसद बोलते हैं, जो तीन चीज़ों से मिलकर बना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक उसी प्रकार राजकीय विधायिका को भी तीन स्तरों पर विभाजित किया गया, तीन स्तर पर विभाजित नहीं, तीन स्तर से मिलकर बना हुआ है, विधानसभा से, विधान परिषद से और राज्यपाल से, ठीक है। उसके बाद अभी आपने इन सभी चीज़ों के बारे में देखा, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। जो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एमपी, ठीक है। एमपी अर्थात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। उसके बाद में विधानसभा के जो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एमएलए, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो ये है सरकार का पूरा तंत्र, ठीक है। अब देखिए एक एक करके हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि लोकसभा के
निर्वाचन के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ है, ठीक है ना, उनकी पद की योग्यता क्या होती है लोकसभा सदस्यों की, ठीक है, इन सभी चीज़ों की हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।